नाज़रीन, आज की अगर समात देखी जाए तो ये कहना गलत ना होगा कि महसूस ये होता है कि इस मुल्क का कोई भी अदारा शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन करने, काम करने को तैयार नहीं है। एंड ऑफ कोर्स द बिग क्वेश्चन टुडे ऑल्सो इज़, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अब रैप अप करेंगे इस पूरे केस को, फिर फैसला महफूज होगा कि क्या तमाम तर दस्तावेज़ात, सबूत, दलाइल सामने जो रखे गए हैं, इन सब के बावजूद क्या सुप्रीम कोर्ट भी एक और कमीशन बना देगी और मे बी विड्रॉ कर जाएगी फ्रॉम गिविंग अ वर्डिक्ट, जिस तरह हम देखते हैं कि इस मुल्क के इदारे बारहा कर रहे हैं। इट वॉज इंडीड वेरी ट्रैजिक टुडे, आज जो हुआ है, जिस तरह तंबी किया गया है, जिस तरह रुस्वा किया गया है, जिस तरह जो है फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड आईना दिखाया गया है स्टेट इंस्टीट्यूशंस को। इसी के ऊपर आज बात करेंगे। हमारे साथ आज महमूद है निहाल हाशमी साहब, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। हमारे साथ मौजूद हैं शफकत महमूद साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं, PTI से ताल्लुक़ रखते हैं। शाजिया मरी साहिबा भी मेंबर कौमी असम्बली हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदेद। निहाल हाशमी साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। सबसे पहले मुझे बताइएगा, बहैसियत एक नून लीग के कारकुन और एक वकील, आज ये हुदैबिया पेपर मिल स्कैम के हवाले से नैब के चेयरमैन से पूछा गया कि अगर आप पे कोई दबाव ना हो, कोई प्रेशर ना हो, तो क्या आप इस फेवर में हैं कि अपील दायर होनी चाहिए या नहीं, जिसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि मैं अभी भी कायम हूं अपने फैसले पे कि अपील नहीं दायर होनी चाहिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से आपको नैब के भी किसी नुमाइंदे को ज़रूर बुलाना चाहिए था। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का एक कारकुन हूँ। ये हमारी मर्जी से ना अपील दायर होता है ना अपील खारिज होता है। नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है और नैब के चेयर, आपको पता है जज साहब ने यह भी कहा कि आपको कोई बर्खास्त नहीं कर सकता। आप मुझसे पूछ रही किसी और से बात कर रही हैं? आपसे बात कर रही हूँ हाशमी साहब। तो जब उन्होंने कहा कि आपको कोई बर्खास्त नहीं कर सकता है, तो उन्होंने ये बात भी बता दिया कि आप आज़ाद हैं। तो अब हम तो नहीं कहेंगे नैब को कि आप जमा करें, और नैब के चेयरमैन को हमने अपॉइंट नहीं किया। नैब के चेयरमैन को अच्छा सर, एक स्टेप बाय स्टेप चले, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं सर। ये इदारा कितना आज़ाद है, कितना ऑटोनोमस है? अपोजिशन लीडर है, उनके साथ तमाम अपोजिशन की पार्टी और जो ट्रेजरी बेंच है उसके साथ तमाम ट्रेजरी बेंच की पार्टियां शामिल होती हैं और फिर उसे अपॉइंट किया जाता है। तो ही इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी और वो हमारे मातहत नहीं है। इससे उनके बारे में कोई राय देना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। वो अपने फैसले करने के खुद हक बजानिब है। वो अगर चाहे वो अपील दायर करें, मगर ये देखना होगा कि लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने जो जजमेंट दी थी, जो फाइंडिंग थी, उसमें उसे एक्यूटल किया गया था और कॉशमेंट किया था, और उसका नैब के किसी भी उसका पैनामा पेपर्स के या ऑफशोर कंपनी से कोई वास्ता या ताल्लुक नहीं। यहाँ पर जो मैटर जेर समात है वो ये है कि पैनामा पेपर्स में जिनके नाम आया और जो ऑफशोर कंपनी है, जिस इदारे को, सर मेरा एक सवाल सुनने, आप जिस इदारे को आज इंडिपेंडेंट और ऑटोनमस कह रहे हैं, आज उस इदारे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इसने अपने इख्तियारात को दफन कर दिया है और ये मफलूज होकर रह गया है। एग्जैक्ट कोट एंड कोट वर्ड सर। और मुझे ताज्जुब है कि इस पूरे मुल्क में मां सिवाय मुस्लिम लीग नून के कोई और इंसान इस मुल्क में इस इदारे को इंडिपेंडेंट और ऑटोनमस नहीं जानता, मां सिवाय आपके। आज कारकुनान की भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उनका ये कहना था कि ऑपोजिशन जो है, एंड मोर स्पेसिफिकली तहरीक इंसाफ जो है, वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस को इनकी तज़हीक कर रही है, इनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा रही है। आपको लग रहा है कि ये ऑपोजिशन ही कर रही है या एक आम शहरी का भी एतमाद इन रियासती इदारों से, तफ्तीशी इदारों से उठ चुका है? और क्या जज साहिबान की जो ऑब्जर्वेशंस थी उनको किसी खाते में नहीं लाएंगे आप? देखिए, मैं बहैसियत प्रैक्टिसिंग वकील ये समझता हूं और माजी में जो मैं देखता रहा हूं, जज साहबान जो भी ऑब्जर्वेशन देते हैं या जजमेंट देते रहे, वो उनकी तहरीरी होती है, वो अपने लिख करके अपने जजमेंट्स में बोलते हैं। मैंने तो देखा यहाँ घंटों बातें की गई हैं और ऐसी ऐसी बातें की गई हैं। ये एक पब्लिक ट्रायल, ये एक पॉलिटिकल ट्रायल हो गया है, जबकि सबको पता था कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम इसमें नहीं है, उनके नाम से कोई ऑफशोर कंपनी नहीं। बात ये थी कि ऑफशोर कंपनी किन के नाम पे। मैं इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ नैब को, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नैब जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा हमने नहीं बनाया, माजी में बना है ये कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा, और इसकी जो
फॉर्मेशन है और जो चेयरमैन की अपॉइंटमेंट है वो हमने यूनिलैटरली नहीं किया है, ये एक मुख्तलिफ तमाम सियासी जमातों ने मिल करके ये एक काम हुआ है जिसमें उनको ये इख्तियारात दिए गए या जिस तरह उनको अपॉइंट किया जाएगा या जिस तरह उनको रिमूव किया जाएगा। तो हमारा उस पर कोई डोमेन नहीं है। हाँ, वो अगर जो चाहे फैसला चाहे कर सकते हैं। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जजेस का फैसला था, अगर हम किसी एक जज के फैसले को एहतराम करते हैं तो लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच के हम जजेस के फैसलों को क्यों ना एहतराम से देखें। सर, अदालत ने आज सवाल किया, शौकत साहब आप भी मौजूद थे, कि ये कह रहे हैं कि हमारा तो कोई असर ही नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकाकार जो सेट है उसके तय आता है, तैनात होता है चेयरमैन। मगर आज अदालत ने कहा कि कहीं आपका रेगुलेटर वो तो नहीं है जिसने आपको तैनात किया है। ये क्यों मेरा ख्याल है कि चेयरमैन नैब को शर्म आनी चाहिए जब ये इस किस्म का रिमार्क इस्तेमाल किया गया, क्योंकि बड़े अफसोस की बात है। और मैं आपको बताऊं, मैं बतौर पाकिस्तानी मुझे तकलीफ हो रही थी कि ये है हमारे अदारे। पहले एफबीआर को बुलाया गया, एफबीआर ने कहा जनाब कि हमने तो इमीडिएटली एक्शन लिया जब पनामा लीक्स आया। तो उससे पूछा जज साहब ने कि आपने किस महीने में लेटर लिखा? उन्होंने कहा जी सितंबर में, यानी कि उनकी इमीडिएट का तर्जुमा जो था वो 6 महीने का। और उसके बाद उन्होंने कहा जी आपने किसको? जी फॉरेन ऑफिस को लिखा। फॉरेन ऑफिस आपसे 200 गज दूर है। सो मकसद ये है कि ये अदारे मफलूज। फिर चेयरमैन नैब, मतलब है कि जितनी उनकी कोर्ट ने तज़दीक की, मैं यही कहूँगा उनको, मतलब कि जी मुझे पता ही नहीं था। ये आया, हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में गए, हमने कहा कि जी रेगुलेटर जब तक हमें कुछ बताएगा नहीं, तो जजों ने कहा कि जी आपका रेगुलेटर कौन है? आपका रेगुलेटर वो है जिसने आपको अपॉइंट किया। यानी कि आपके पास सारे इख्तियारात मौजूद हैं मुख्तलिफ लॉज के तहत कि आप खुद इंक्वायरी इनिशिएट कर सकते थे, और आपने कोई कोशिश नहीं की इंक्वायरी इनिशिएट करने की। मगर इन देयर फेवर सर, अब कानूनी नुक्ता जरा आपके सामने भी पेश करूंगी, और बिकॉज वकील हैं हमारे साथ हाशमी साहब, आपके सामने कानूनी नुक्ता बताइए। हाँ बता रही हूँ सर। ये लास्ट ईयर नैब ने 2016 में, यानी कि जब अभी पनामा का इशू उठा और अपना जवाब दाखिल किया था, लास्ट ईयर नैब ने ये अपना जवाब जो दाखिल किया हाशमी साहब, उसमें ये लिखा नैब ने कि हमारा मेन जो रिलायंस है इस कंप्लेंट के हवाले से वो लीक्ड इन्फॉर्मेशन पे, ये इन्फॉर्मेशन लीक्ड है। और मौसाक फोंसेका एक लॉ फर्म है, उसके हवाले से, एक प्राइवेट लॉ फर्म के हवाले से 11.5 मिलियन डॉक्यूमेंट्स जो हैं जिनका नाम पनामा पेपर्स है, मगर इनकी कोई वुक्कत नहीं है, इनकी कोई सैंक्टिटी नहीं है इन डॉक्यूमेंट्स की। ये जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, ओनरशिप क्या है, ये सब कुछ हम इन चीजों पे रिलाय नहीं कर सकते। अपने इस जवाब के अंदर उन्होंने ये भी कहा, नैब की ऑफिशियल जब लास्ट ईयर का रिप्लाई, कि कोई कानूनी जवाज अथॉरिटी जो है वो इसकी हमारे पास नहीं है कि हम कोई इसे एज अ ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करके कोई इंक्वायरी करें। नहीं बिल्कुल। मैं हाशमी साहब का इनपुट ले लूं एज अ लॉ, आई वुड लाइक योर इनपुट एज वेल। जी हाशमी साहब, मुझे मौका तो दें। देखिए जी, मेरे जहाँ तक इल्मियत के मालूमात है तो पाकिस्तान का कोई ट्रीटी नहीं है उन पनामा, जिस ऑफशोर कंपनी जहाँ पर पनामा है उसके साथ, और नैब की जो जुरिसडिक्शन है वो पाकिस्तान के जुग्राफियाई हुदूद में है। पाकिस्तान के और हर मुल्क की अपनी जुग्राफियाई हुदूद में उसकी जुरिसडिक्शन होती है। हाँ, किसी अगर और मुल्क में कोई आपने इंफॉर्मेशन गैदर करना होता है, कलेक्ट करना होता है, तो कुछ इंटरनेशनल फॉर्म्स है जिसके साथ आपको कोलैबोरेट करना पड़ता है, उनसे मालूमात हासिल किया जाता है। या अगर उस मुल्क के साथ आपकी कोई ट्रीटी साइन हो तो आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि हमें फॉलोइंग इंफॉर्मेशन चाहिए, उस बुनियाद पे किया जा सकता है। अदरवाइज मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारा मरवजा आइन है उसके तहत ये नैब के किसी कानून में ये नहीं लिखा है कि पाकिस्तान के इदारे के लोग या अथॉरिटी किसी और मुल्क में जा करके वहां पर जाकर के ऑपरेट कर सकते हैं या उनको एक्सेस मिल सकता है उन पेपर्स पे। मगर मैं समझता हूं यही बात कही है, यही बात नैब ने अपने जवाब के अंदर कही है कि सर हम चाहते हैं कि एफबीआर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, स्टेट बैंक पाकिस्तान, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्रीज ऑफ फाइनेंस, लॉ, इंटीरियर, फॉरेन अफेयर्स, ये सब बैठ के सर जोड़ें और फिर हमें कोई जवाब दें कि हम काम कर सकें। अभी जो कानून है उसके तहत हम कुछ नहीं कर रहे।
ہم نے ایک بل انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے جس میں ہم ان سارے اداروں کو امپاور کرنا چاہتے ہیں انکلوڈنگ نیب، ایف آئی آر، ایف بی آر اور تمام فورن آفس کو. شفقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ دلیل ہی کمزور ہے اور غلط ہے. جہاں پہ آف شور کمپنیوں یا کہیں پہ انویسٹیگیٹ کرنا ہو یا ہمارا دائرہ کار بڑھانا ہو تو ہم اپنے اداروں کو امپاور کر سکیں کہ وہ انویسٹیگیٹ کر سکیں، انکوائری کر سکیں اور صحیح نتیجے پہ پہنچ سکیں. سر یہ لیجسلیشن میں تو آپ لوگ زیادہ بلیو نہیں کرتے لگتا ہے، اس پارلیمنٹ میں آرڈیننس ہی لے آئیں. ہمیں بولنے کا موقع ملے گا جی؟ جی شفقت صاحب. مطلب ہے کہ انہوں نے اداروں کا بھٹا بٹھا دیا. مجھے آپ بتائیں کہ نیب جو لا ہے اس کے مختلف سیکشن ہیں. ایک ادارہ ہے جس کا مقصد ستانی کو اس ملک سے ختم کرنا. اس کو ایک اطلاع ملتی ہے کہ اخبار پڑھتا، میں کہتا ہوں چیئرمین نیب صبح اٹھ کے اخبار پڑھتا ہے، اخبار میں لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. اس کو کوئی تجسس نہیں آتا، اس کو کوئی خیال نہیں آتا کہ یہ ایک بہت بڑی لوٹ مار ہوئی ہے، لاکھوں ڈالرز کی اور اربوں ڈالرز کی جائیدادیں. اس کو خیال نہیں آتا. اس کا مینڈیٹ ہے، اس کو کوئی خیال نہیں آتا. وہ چاہتا، اگر وہ چاہے تو وہ ایف بی آر کو بھی بلا سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو ایس سی سی پی کو بھی بلا سکتا ہے، کیونکہ نیب ہے اٹس دی بگیسٹ ایپیکس اینٹی کرپشن انسٹیٹیوشن ان دی کنٹری. سر ایف آئی اے کے بارے میں اب ایک منٹ. اور آج ججز نے کیا کہا؟ ججز نے کہا کہ اگر آپ اپنا کام کر رہے ہوتے تو ہمیں یہ کیس نہ سن، تو ہمیں آج یہ جو ہم کیس سن رہے ہیں، ہمیں اور بہت سارے کام ہیں ہم وہ کر رہے ہوتے. اور آپ، لیکن ان کے کان پہ تو آج بھی جو نہیں رہیں گی. انہوں نے آج بھی جو وہاں پہ جو دی ہے ایویڈنس، مطلب ہے کہ لٹرلی ہی ہیڈ نتھنگ. اس کو کچھ کہنے کو کچھ نہیں تھا. غالباً 15 فیبروری کو یہ مشتاق رئیسانی اور خالد لانگو کیس میں سپریم کورٹ کے ایک اور بینچ نے کہا ہے کہ اب نو ٹو کرپشن نہیں، اس ادارے کا نام یس ٹو کرپشن رکھ دیں. یہ آپ کا لیبل ہونا چاہیے. سو آئی مین اٹ از ٹریجک شازیہ صاحبہ کہ کس لیول تک یہ بات چلی گئی ہے. مگر آج آپ کے آنے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے یہ تاثر کیوں مل رہا ہے کہ اس ملک میں ادارے مفلوج بھی ہیں مگر بہت اسپیسیفکلی شریف خاندان کے خلاف ایکٹ نہیں کرنا چاہتے. ایف بی آر کے چیئرمین نے بھی کہا، جب انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ڈاکیومنٹس دکھائیں آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے، انہوں نے کہا وقت درکار ہے، جس کے اوپر انہوں نے کہا جس طرح آپ ایسا کریں آپ 30 ماہ یا 30 سال لگ جائیں گے آپ کو یہ کام کرتے ہوئے. بہت زیادہ انسلٹ، بہت زیادہ اداروں کی انسلٹ آج. سو از اٹ مور اسپیسیفکلی دا شریف فیملی اور از اٹ جینیرک انیفیشنسی؟ میرے خیال ہے کہ ایک عرصے سے اس ایشو پہ بات ہو رہی ہے، اور اگر ہماری قوم بحیثیت قوم اگر ہم یہ فیصلہ کر لیتے کہ جی ہمیں اس احتساب کے عمل کو یقینی بنانا ہے، اور پینما بے شک ایک کیس ایسا سامنے آیا ہے جو کسی پولیٹیکل پارٹی نے انیشیٹ نہیں کیا بلکہ انٹرنیشنل سطح پر علاوہ پاکستان کے دیگر ممالک کا بھی اس میں نام آیا ہے اور لوگوں کے نام آئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت اچھا، ہم جیسے کہہ رہے ہیں آپ کے بھی پروگرامز میں، دیگر پروگرامز میں بھی یہ بات ہوئی ہے کہ ایک بڑا اچھا ٹیسٹ کیس ہوتا. اب آپ جو تمام باتیں یہاں کر رہی تھیں اور جس طریقے سے ہاشمی صاحب نے فرمایا، بالکل آپ کی بات بھی اگر مان لی جائے کہ ہمارے پاس اس طرح کی ٹیکنالوجی نہیں ہے یا میکنزم نہیں ہے یا جو بھی چیزیں، اور آپ نے بالکل، میں سمجھتی ہوں جو نقطہ ہونا چاہیے تھا کہ لیجسلیشن، اور یہی وجہ تھی کہ پینما کی انکوائری کے لیے خصوصی لیجسلیشن کو ڈرافٹ کیا گیا، کوشش کی گئی کہ حکومت کو سمجھایا جائے، لیکن حکومت کا جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے، میں نہ مانوں کی پالیسی ہے، اس کے تحت وہ ایک ایسا بل لے آئے جو پرانی انکوائری کمیشن کو ایک کاپی پیسٹ کر کے اس کو اور خراب کر کے، میں تو کہوں گی، وہ سامنے لے آئے اور بضد رہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج اس ملک میں جس طرح کی دہشت گردی کا سامنا ہم کر رہے ہیں آلریڈی، ہمارے اسکولز، ہمارے ہسپتال، ہماری کچہریاں، ہمارے درگاہ، یہ جگہیں آج سیف نہیں ہیں. بحث ہونی چاہیے کہ اس ملک کی جو سمت ہے وہ اس حوالے سے بھی یہی کہہ رہی ہے. آج آپ نے سنا ہے نا کہ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم جو ایگریسیولی وار آن ٹیرر لڑ رہا ہے، بات بتا رہی ہوں، ایک جنگ کی کپتانی کر رہا ہے، آپ اس کو عدالت میں گھسیٹ رہے ہیں. ہارش ٹوڈے کہ وہ استعمال کر رہی ہے اس سچویشن کو اپنے فائدے کے لیے. انفارچونیٹلی وہ
इस्तेमाल कर रही है इस सिचुएशन को। अगर इतनी सिंसियर PMLN होती तो 2 बरस मिलिट्री कोर्ट्स का एक हमें मजबूरी में एंडोर्स करना पड़ा पार्लियामेंट के अंदर। एक सवाल है आप भी तो इस जुर्म में बराबर की शरीक हैं। आपने पिछले 5 साल इनके जो 6 रेफरेंसेस नैब के पास हैं और जो केसेस खुले हुए यही वाले, आपने क्यों नहीं इसके ऊपर मेक श्योर किया कि नैब ऑटोनोमसली इंडिपेंडेंटली काम करती? कि ये मैं सिर्फ ये कह रही हूं तो आपके अकाउंटेबिलिटी फाइनेंशियल की हम बात कर रहे हैं ना, मैं तो कहती हूँ अकाउंटेबिलिटी जिस तरीके से 2 बरसों में मिलिट्री कोर्ट्स के कयाम के बाद हुकूमत की कारकर्दगी रही है उस पर भी होनी चाहिए। और क्योंकि नवाज शरीफ साहब और उनकी पूरी टीम जो है वो खुद को अकाउंटेबल ही नहीं समझती, चाहे वो फाइनेंशियल हिसाब से हो, चाहे परफॉर्मेंस के हिसाब से हो, चाहे इस मुल्क में जिस तरह की दहशतगर्दी उरूज पे पहुंची है, अब अलॉन्ग विद एक्सट्रीमिज्म, जो पनाहगाहें जिनको ये शेल्टर, मैं तो कह रही हूं बराबर के शरीक है सर इस मुल्क में। एक अदारे का मैं और भी जिक्र कर दूं कि पहले उनके 3 वकील थे ना। हाँ। अटॉर्नी जनरल, आज अटॉर्नी जनरल जो है वो एक अदारा है, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब अब 4थे वकील हो गए। रियासत पाकिस्तान हुकूमत, नॉट स्पेसिफिकली पार्टी। और उन्होंने आज उन्होंने कहा है कि मैं भी फेवर में नहीं हूं कि आप इस केस को फिर से अपील में जाएं, ये गलत फैसला करेंगे, गलत प्रेसिडेंट करेंगे। इंटरेस्टिंग बात ये है कि बाहर आके बार बार कहते हैं जी हम मेंटेनेबिलिटी चैलेंज नहीं करते। आज ये 4था वकील है जिसने मेंटेनेबिलिटी चैलेंज किया, यानी कि अटॉर्नी जनरल ने भी। अटॉर्नी जनरल का ये फोरम नहीं है जिसके ऊपर ये सुना जाना चाहिए। ये केस हमारे तो हमारी बात करी थी कसूर, हमारे बहुत कसूर है। हमारा एक कसूर ये भी है कि हमने वजीर आजम की जो शर्त हटा दी और तीसरी मर्तबा नवाज शरीफ साहब वो तो मुल्क बदल रहा है जी, पूरी कौम बदल रही है। आज आप देख रहे हैं क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक ही विल रिग्रेट एनीथिंग दैट इज डन फॉर यू नो the cause of democracy in the country, but yes, जरूर हम ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके से इस मुल्क की डायरेक्शन सिमत होनी चाहिए थी, आज किसी भी शोबे को उठा के देख ले आप, आज कुछ भी देख ले आप, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट को देखकर पाकिस्तान की तरक्की का अंदाजा नहीं लगा सकते। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस इज हैपनिंग। मैं सिर्फ एक बात कह दूं, मैंने आज नवाज लीग की एक वो जो रोज एक शुरू होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरा ख्याल उसके टाइमिंग्स भी मुकर्रर हो चुके हैं, 3-4 मरतबा तो होती है, लेकिन अभी मेरा भी इत्तेफाक हुआ कि वो मैं एक उनके रिप्रेजेंटेटिव को सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि जी ये कहा गया है कि पैनामा की तरफ से भी ये जो पूरे ये रिपोर्टर्स ने जो रिलीज किया उस पर कहा कि जी इसमें कोई मसला नहीं है अगर ये चीज सामने, इट्स नॉट अ क्राइम। नोबडी इज सेइंग दैट इज अ क्राइम, नोबडी इज सेइंग कि आपके पैसे हैं वो क्राइम है। क्राइम जो हम चाह रहे हैं कि हम मालूम करें, क्राइम भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो कह रहे हैं ना हमने कोई क्राइम नहीं किया। यही आर्गुमेंट नैब का भी है कि प्रूफ फैक्शी देखना है, कमिट नहीं हुआ तो हम क्यों इंक्वायरी करें। इकट्ठा हुआ है, कमाया गया है और ले जाया गया है। देखिए, कमाना, इकट्ठा करना, ले जाना, ये 3 चीजें हैं इंपॉर्टेंट। सादी जबान में हम कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहे हैं। मगर शफकत साहब एक सवाल, ऑनरेबल जजेस की जानिब से अगर कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन आ रही है और इदारे जो है वहां खड़े होके, मैं कहूंगी ढिठाई से उन ऑब्जर्वेशंस को जो है वो फेस करने की कोशिश करें, I don't think that should be done. Institutions need to react. उन्होंने अटॉर्नी जनरल के ऊपर आज शिकवा किया कि यार वो भी पार्टी बन गए हैं शरीफ खानदान के साथ, वकील लग रहे हैं आपको। उन्होंने आज सवाल किया कि अगर इतना मसला था कि नैब ने अपील क्यों नहीं दायर की हुदैबिया पेपर मिल स्कैम में, तो दरख्वास्त गुजार अब तक क्या कर रहे थे इस बारे में? क्यों नहीं शोर मचाया, क्यों नहीं नैब से रुजू किया कि अपील दायर करो? आप लोग क्यों चुप थे? नहीं, देखे, आप ऐसे समझ रहे हैं कि ये सारे मामलात की हम पार्टी हैं, सिर्फ हम हैं पार्टी, कौम की खातिर पार्टी हैं, लेकिन ये मामलात जितने भी हैं, हुदैबिया की रेफरेंस जो थी वो 2000 में डाली गई, उसके बाद हुआ क्या कि जी उसको दबा दिया गया, ठीक है, सन 2000 में उसके अलावा जितने भी रेफरेंसेस और हैं, इस वक्त कोई 5 रेफरेंसेस ऐसे हैं जिन पे स्टे ऑर्डर है, और स्टे ऑर्डर की बुनियाद पे उसकी तफ्तीश नहीं हो रही, यानी 2007 से स्टे ऑर्डर्स दे रहे हैं, 2007 से बार बार स्टे ऑर्डर आ रहे हैं जो शरीफों के खिलाफ नैब पिंडी में केसेस हैं। अब इसमें यह कहना कि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ, भाई रियासत कहाँ है, माल तो लूटा गया ना रियासत का, चोरी तो हुई रियासत की, अवाम की हुई, उसके बाद रियासत जो है वो कंप्लीटली मफलूज होगी। बड़ा एक इंटरेस्टिंग इशू है, बार बार मेंटेनेबिलिटी चैलेंज कर रहे हैं, बार बार कि जी अप्रोप्रिएट फोरम पे जाएं। अप्रोप्रिएट फोरम्स का जो इन्होंने हाल कर दिया है,
FBI بھی اپروپریٹ فورم ہے, اسٹیٹ بینک بھی اپروپریٹ فورم ہے, نیب بھی اپروپریٹ فورم ہے, ان کا کیا حال کیا ہے؟ مجھے ہاشمی صاحب ایک بات بتائیے گا, جن آج 2 کیسز کا حوالہ دیا گیا ہے, حدیبیہ پیپر ملز کا بھی اور رائیونڈ اسٹیٹ کے حوالے سے بھی, کل نیب نے اس حوالے سے دستاویزات جمع کرائے تھے. اٹس ویری انٹرسٹنگ, 2-3 چیزیں جن کے اوپر پچھلے 20 سالوں سے جو ہے وہ کلیئرٹی نہیں آئی. مگر میرا آپ سے پہلا سوال سر, پہلے یہ کلیئر کر دیں, کیونکہ نیب یہ ہمیں آج بتا رہا تھا کہ التوفیق کا جو $8.5 ملین کا قرضہ ادا کرنا تھا شریف خاندان نے, وہ حدیبیہ پیپر ملز کی مل نے کیا ادا, اور قطری شہزادہ کہہ رہا ہے کہ وہ میں نے پیسے دیے تھے ادا کرنے کے. تو مجھے بتائیے سچ کیا ہے؟ مہر, اس میں 2 سوال پیدا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو میرے فاضل دوست سے پوچھے کہ حدیبیہ پیپر کیا کوئی بینک کا یا کوئی ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا؟ 2 کاروباری ادارے ہیں, ان کا معاملہ تھا, اور حدیبیہ پیپر میں شریف صاحب حیات تھے اور انہوں نے اس معاملے کو شہباز شریف صاحب نے حل کیا. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کیس میں جو سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے, یہاں پہ بڑے دعوے کے ساتھ خان صاحب آئے تھے کہ میرے پاس ثبوت بھی ہے, ذرائع بھی ہے, ایویڈنس بھی ہے, چوری پکڑ لی. اب یہ ثبوت اور چوری اور ڈاکومنٹ ان کو لانا تھا نا, تو کہاں لے کے آئے یہ؟ اب یہ اس کو ڈال دیں نیب کے اوپر, FBI کے اوپر, اور جس زمانے کی یہ بات کریں اس زمانے میں محمد نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان جلا وطن تھا, اور اس زمانے میں ہماری کوئی حکومت کے دسترس نہیں تھی, اور ہمارے یہاں جب چھاپا پڑا تھا 99 میں جب نواز شریف صاحب کو بے دخل کیا گیا تھا, تو ان کے گھر, ان کے سارے خاندان, ان کے کاروبار کو بے دخل کر دیا گیا تھا. ایک سیکنڈ سر, یہ ریٹرک چھوڑ دیں, 1 منٹ فیکٹس پہ بات کر لیں. تو ان لوگوں کو شرم آنا چاہیے پوچھتے ہوئے اس طرح کی بات کہ جہاں پہ ان کا کام تھا کہ ثبوت مہیا کرے وہ نیب اور FBI کے. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ حسین نواز گزشتہ 17 سال سے پاکستان سے باہر ہے, تو ان کا کوئی میں ایک درستگی کر دوں فیکٹس کی. سر میرا سوال تو سن لیں, حدیبیہ کیس کا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ ہر کاروباری خاندان اور فیملی کا کوئی نہ کوئی معاملات کسی نہ کسی بینک کے ساتھ, اپنے پارٹنر کے ساتھ یا اداروں کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا اس پیناما پیپر سے اور نواز شریف صاحب سے کیا تعلق؟ وہ سیٹل کرتے ہیں جا کے شہباز شریف صاحب یا محمد شریف صاحب جو ان کے والد محترم تھے. آپ کسی بھی صورت سے نواز شریف کو جس آدمی کا بھی نام شریف لگا ہو, اس کو چھوڑ دیا جائے. نواز شریف کے ساتھ کمال لوگ ہیں. میرا ایک سوال ہے آپ سے سر, میں آپ کو ریلیونس بتا دوں, حکومت کی باغ ڈور سنبھال لیں. محترم ہاشمی صاحب, میں آپ کو ریلیونس سمجھا دوں, میں نے وقفے پہ جانا ہے. ہاشمی صاحب, پیڈ اپ کیپٹل آپ کے حدیبیہ ملز کا جو 9.5 کروڑ تھا پیڈ اپ کیپٹل, اوکے, 65 کروڑ آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئے حدیبیہ کے, کہاں سے آئے کسی کو سمجھ نہیں آئی. یہی کیس تھا کہ کک بیکس اور کرپشن کے فکٹیشس اکاؤنٹس بنائے شریف خاندان نے. شریف فیملی کے اکاؤنٹنٹس آپ دیں گے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا ان کے جو اکاؤنٹس مینیجر ہیں. میں اس پارٹی کا ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, اور نہ ہی میری دسترس ہے, اور نہ ہی میں کسی پہ الزام تراشی کرتا ہوں. میں بھی یہ پوچھ سکتا ہوں کہ بنی گالا